रहीम। आज का टॉपिक है पार्किंसनिज्म और पार्किंसन डिजीज़। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है और पार्किंसनिज्म क्या होता है। पार्किंसन डिजीज़ इज़ बेसिकली आर न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। लेकिन जो पार्किंसनिज्म है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स विच हैज़ पार्किंसन लाइक फीचर्स। ओके, पार्किंसन डिजीज़ एक डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और पार्किंसनिज्म ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पार्किंसन लाइक फीचर्स होते हैं। पार्किंसनिज्म की टाइप्स क्या है? पार्किंसनिज्म की 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़, सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़ एंड पार्किंसन डिजीज़ प्लस, जिन्हें पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स भी कहते हैं। प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़ मोस्ट कॉमन टाइप है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल द टाइप्स। इट इज़ विदाउट एनी कॉज, इडियोपैथिक होती है। जो सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़ है, इट हैज़ कॉजेस। किसी भी डिजीज़ के बाद ये पार्किंसन डिजीज़ अगर हो जाए तो उसे सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। कॉजेस क्या है? सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ कोई भी हो सकती है, ड्रग या टॉक्सिन ऐसे हैं जो पार्किंसन डिजीज़ करवा सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं? उनके लिए निमोनिक है मॉल, एम से मेटाक्लोप्रामाइड एंड एमपीटीपी विच इज़ मीपेरिडीन, ए से एंटीसाइकोटिक और एल से लिथियम, हंटिंगटन डिजीज़। ठीक है। इसके बाद पार्किंसोनियन सिंड्रोम कौन से हैं? लुई बॉडी डिमेंशिया, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी एंड कॉर्टिकोबेजल डीजनरेशन। ये कुछ पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स हैं। अब देख लेते हैं पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है। इट इज़ अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इन विच इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा देयर इज अ लॉस ऑफ डोपामीन एंड प्रेजेंस ऑफ ल्यूको। पार्किंसन डिजीज़ के फीचर्स के लिए एक निमोनिक है ट्रैप, टी से ट्रेमर, और इसमें स्पेसिफिकली रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं जिन्हें पिन रोलिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं। आर से रिजिडिटी। अब जो अपर लिम्स है उसमें कॉगविल रिजिडिटी होती है, और जो लोअर लिम्ब है उसमें लेड पाइप रिजिडिटी होती है। ठीक है। ए से एबनॉर्मल मूवमेंट्स, ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट्स। जो पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने में टाइम लगता है, और वो उस मूवमेंट को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत स्लोली परफॉर्म करते हैं। अगर आपने पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट को बोला है कि आप अपनी शर्ट के बटन बंद करें या खोलें, तो उन्हें बहुत मुश्किल होगी उन बटन को बंद करने में या खोलने में। चौथी चीज़ आ जाती है पी से है पोस्चर ड्रॉप। पार्किंसन के पेशेंट होते हैं ना, चाहे वो खड़े हुए हैं या वो चल रहे हैं ना, तो उनका पोस्चर जो है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेट नहीं होता, अपराइट नहीं होता, वो थोड़ा सा ड्रॉप किया हुआ होता है। ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में होंगे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ब्रेन में ना डोपामिनर्जिक पाथवेज होते हैं। उन पाथवेज में से एक पाथवे है जिसे नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं नाइग्रल सेल्स। कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं नाइग्रल सेल्स। ये सेल्स जो हैं ये पिगमेंटेड होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, मेनली कौन सा? डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। ये डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर जाके स्ट्राइटल सिस्टम के ऊपर एक्ट करता है जिसमें कोडेट और पुटामेन है। ठीक है। अब इस स्ट्राइटल सिस्टम का काम क्या होता है? इसने वोलेंट्री मसल मूवमेंट्स को रेगुलेट करवाना होता है। ठीक है। वोलेंट्री मसल मूवमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन उनकी रेगुलेशन जो है वो मेनली स्ट्राइटल सिस्टम का काम होता है। जिस तरह अगर मैं अपना बाजू उठा रही हूँ या नीचे कर रही हूँ तो मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन उस मूवमेंट को रेगुलेट कौन कर रहा है? ये स्ट्राइटल सिस्टम रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब नाइग्रल सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है तो डोपामिन बॉडी में कम हो जाता है। जब डोपामिन कम होता है तो वो इस स्ट्राइटल सिस्टम पे एक्ट नहीं करता। उसकी वजह से क्या होता है कि ये रेगुलेशन नहीं होती। जब रेगुलेशन नहीं होती है तो नॉर्मल मूवमेंट्स परफॉर्म ही नहीं हो पाती। मूवमेंट्स परफॉर्म तो होती हैं लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है। ब्रेन में डोपामिनर्जिक पाथवे प्रेजेंट होता है, उसका एक पार्ट है नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक। उसमें क्या होता है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन रिलीज करता है जो स्ट्राइटल सिस्टम पे एक्ट करती है, और स्ट्राइटल सिस्टम ने वोलेंट्री मसल मूवमेंट्स को रेगुलेट करवाना होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो स्ट्राइटल सिस्टम रेगुलेशन नहीं करवाता, उसकी वजह से नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं होती बल्कि एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। हमने एक वर्ड का जिक्र किया था लुई बॉडी। ये क्या होती है? जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, और इसके अंदर जो सेल्स पड़े हुए हैं उन्हें हम नाइग्रल सेल कहेंगे। नाइग्रल सेल्स की जब डेथ होना स्टार्ट हो जाती है तो कुछ सेल्स की तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं ना उसमें एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसे कहते हैं अल्फा सेल न्यूक्लियन प्रोटीन। इस प्रोटीन की मिसफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इसकी मिसफोल्डिंग स्टार्ट होती है तो ये छोटे छोटे क्लैम्प्स बनाने लग जाती है। ठीक है। ये जो क्लैम्प्स होते हैं ये सारे मिल के एक बॉडी सी बना देते हैं, एक इंक्लूजन बॉडी जिसे कहते हैं लुई बॉडी। लेट्स सपोज ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है जिसमें नाइग्रल सेल प्रेजेंट है, इनकी डेथ हो गई है और ये रिमेनिंग है। इन रिमेनिंग में जो मिसफोल्डिंग प्रोटीन प्रेजेंट है उसने छोटे छोटे इंक्लूजन बॉडीज बना दी हैं जिन्हें लुई बॉडी कहते हैं। तो जो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट होगा उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा में क्या होगा? एक तो डोपामीन नहीं होंगे, दूसरा उसमें लुई बॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। पार्किंसन डिजीज़ में कुछ मोटर फीचर्स होते हैं और कुछ नॉन मोटर फीचर्स होते हैं। मोटर फीचर्स में मैंने पहले बता दिया था ट्रैप, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेजिया एंड पोस्चर ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, जो नॉन मोटर फीचर्स होते हैं ना उसमें आते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शंस, क्योंकि जो पार्किंसन डिजीज़ होती है ना वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। ठीक है। उसकी वजह से जब ऑटोनॉमिक डिसफंक्शनिंग होती है तो नॉन मोटर फीचर्स आते हैं। उसका निमोनिक है कैंडल, सी से कॉन्स्टिपेशन, ए से इनोस्मिया, सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन से नाइट एक्टिंग आउट टीम्स, जैसे कहते हैं ना कि नींद में चल रहा है, नींद में बोल रहा है, नींद में कोई काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं, इसे आरबीडी फिनोमेना भी कहते हैं। डी से ड्रूलिंग, एल से वेट लॉस, और ई से मेमोरी लॉस। ये भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट में होते हैं। अच्छा, जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें जो जनरल लुक होती है ना पेशेंट की, वो मास्क लाइक फेस होता है, उसे हाइपोमाइमिया भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिस्फोनिया, बहुत धीमे बोलते हैं वो पेशेंट्स। फेस्टिनेटिंग गेट है, बहुत स्मॉल स्टेप्स होते हैं, मतलब उनके बहुत ही छोटे छोटे कदम होते हैं।
चौथा ये है कि इम्बैलेंस होगा। पांचवा, आर्म स्विंगिंग बहुत कम होती है, ठीक है। जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है ना तो उसमें दो चीज़ें मस्ट देखनी है, एनोस्मी और पोस्चरल ड्रॉप। पोस्चर ड्रॉप अलग चीज़ है और पोस्चरल ड्रॉप अलग चीज़ है। पोस्चर ड्रॉप का मतलब है कि पोस्चर इंस्टेबिलिटी है, वो पेशेंट सीधे खड़े नहीं हो सकते, ना ही सीधे चल सकते हैं, उनका पोस्चर ड्रॉप होगा, वो बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है। पोस्चरल ड्रॉप का मतलब ये है कि जब ऑटोनॉमिक फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन पेशेंट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाती है। इस वजह से अगर कोई पेशेंट, और ये बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में होता है, तो अगर कोई पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट आया है जिसे काफ़ी टाइम से ये डिजीज़ चल रही है, तो उसमें एक तो ओल्फैक्टरी नर्व चेक करनी है, दूसरा पोस्चरल ड्रॉप लाजमी चेक करना है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। पार्किंसन के पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन कोई खास नहीं करानी होती, हिस्ट्री और क्लिनिकल फीचर की बेसिस पे ना डायग्नोज हो जाता है। लेकिन अगर बहुत एडवांस स्टेजेस में करवानी भी पड़े तो हम पेट स्कैन वगैरह करवा लेते हैं फॉर द फाइंडिंग्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट में कार्बिडोपा, लीवोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस है मेनली। ये ब्रेडिकाइनेसिया और रिजिडिटी को रिड्यूस करते हैं। सिंपल जब लीवोडोपा देते हैं तो लीवोडोपा जाके डोपामीन में कन्वर्ट होती है और ये पेरीफ्रीज में जाके सबसे ज़्यादा डोपामीन में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा लीवोडोपा पेरीफ्रीज में कन्वर्ट हो जाती है तो बहुत ही थोड़ी बचती है जो सीएनएस में जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। इसी वजह से हम कार्बिडोपा को भी ऐड करते हैं लीवोडोपा में। वो क्या करता है कि वो पेरीफ्रीज में जो लीवोडोपा कन्वर्ट हो रही है ना, वो इसे स्टॉप करवाता है ताकि वो पेरीफ्रीज में कम कन्वर्ट हो ही नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाए। अब एक बात ये आती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी तो जाके कार्बिडोपा लीवोडोपा को स्टॉप कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बिडोपा जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकता। यही वजह होती है कि लीवोडोपा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब कार्बिडोपा और लीवोडोपा के ना कुछ साइड इफेक्ट हैं, उनके लिए निमोनिक यूज हुआ है 3 P's। पी से पोस्चरल हाइपोटेंशन, पर्सनैलिटी चेंजेस एंड ऑन एंड ऑफ फिनोमेना। ऑन एंड ऑफ फिनोमेना का क्या मतलब होता है? लीवोडोपा जब बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ करने लग जाते हैं ना तो वो इफेक्टिव नहीं रहती। उसकी वजह से क्या होता है कि लीवोडोपा जब इफेक्टिव नहीं होती तो डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होता, डोपामीन बॉडी में कम होता है और अगेन ब्रेडिकाइनेसिया के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। या अगर ऐसे हो कि लीवोडोपा की डोज बहुत ज़्यादा ले ली है, डोपामीन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो बॉडी में एबनॉर्मल जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं डिस्काइनेसिया। तो ये है ऑन फिनोमेना और ये है ऑफ फिनोमेना। तो जो लीवोडोपा के पेशेंट्स होते हैं उन जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वो लीवोडोपा ले रहे हैं तो उनमें ऑन ऑफ फिनोमेना हो जाता है, क्योंकि डोपामीन का लेवल जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। इसी वजह से ना एक और भी यहाँ पे चीज़ है कि लीवोडोपा जो होता है ना वो मैक्सिमम 7 सालों तक इफेक्टिव रहती है। 7 सालों के बाद ना वो इफेक्टिव नहीं रहती। यही वजह होती है कि जो यंग पेशेंट पार्किंसन डिजीज़ के साथ आते हैं ना उनमें कभी भी ड्रग ऑफ चॉइस लीवोडोपा नहीं होती, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो लाइफ टाइम चलना है, तो हम उनमें डोपामीन एगोनिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू लीवोडोपा। इसके अलावा यह है कि इस ड्रग को कभी भी अचानक से स्टॉप नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवा सकती है। सेकंड ड्रग्स आ जाती हैं डोपामीन एगोनिस्ट। ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में देनी होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि लीवोडोपा में ना डोपामीन का लेवल फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए ऑन ऑफ फिनोमेना होता है। यही वजह होती है कि डोपामीन एगोनिस्ट जो है ना ये कंटिन्यूसली देनी होती है ताकि कंटिन्यूसली डोपामीन स्टिमुलेशन होती रहे। इसमें ड्रग्स आ जाती हैं प्रामिपेक्सोल, रोपिनरोल एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। ये वाली जो होती हैं ये ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रोमोक्रिप्टिन, क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये टॉक्सिसिटी करवा देता है। उसके बाद आ जाते हैं मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना उसका काम होता है कि उसने डोपामीन को ब्रेक डाउन करना होता है, इसलिए हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं ताकि डोपामीन की जो ब्रेक डाउन है ना ये उसे कम कर दे। इसमें ड्रग्स आ जाती हैं सिलिग्लिन, रेज़ेग्लिन। नेक्स्ट है कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट एंजाइम जो होता है उसने लीवोडोपा को ब्रेक डाउन करवाना होता है। जब लीवोडोपा नहीं होगा तो डोपामीन की प्रोडक्शन नहीं होगी। इसे स्टॉप करवाने के लिए हम कॉम्ट इनहिबिटर देते हैं ताकि लीवोडोपा की ब्रेक डाउन जो है वो कम से कम हो और डोपामीन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये ज़्यादातर ना हम ऑफ फिनोमेना में देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लीवोडोपा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता और ऊपर से ये एंजाइम जो है वो जो बच्चा कुचा लीवोडोपा है उसे भी ब्रेक डाउन कर रहा है तो डोपामीन नहीं प्रोड्यूस होगा। तो फिर हम कॉम्ट इनहिबिटर देते हैं ताकि लीवोडोपा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रहे और ज़्यादा डोपामीन प्रोड्यूस हो। अब उसके लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंटाकापोन। टोलकापोन नहीं देते क्योंकि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा देता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी यूज़ होती हैं, बेंस्ट्रोपिन, लेकिन इनका एडवर्स इफेक्ट में यूरिनरी रिटेंशन, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन आ जाते हैं। इसके अलावा अमेंटाडीन है, ये पेरिफेरल एडिमा करवा देता है। सर्जिकल ऑप्शन भी आते हैं, इसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी भी करवाई जाती है।